नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन क्लास लेके आपके साथ हूँ और हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन से हम 10 आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एचएससी क्वेश्चन पूछती है ना उसमें प्रीवियस ईयर ही लगभग रिपीट होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। जैसे जैसे मैंने पिछली लगभग 25 से 26 क्लास प्रीवियस ईयर पेपर की आपको दे चुका हूँ, तो आज अगली क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर आप कमेंट लगातार जरूर करते रहना। आप जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी देना, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे हम अगर मान के चलो आज 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 से लगभग 100 क्वेश्चन और आंसर हमारे बनेंगे। तो यानी उनसे रिलेट एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में दिखाई ना दिया हो। मेरी ये भी कोशिश रहेगी आने वाले एग्जाम में वो आपको क्वेश्चन मिले। तो मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, हमारा एक आपका और हमारा एक गवर्नमेंट टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा है, टारगेट गवर्नमेंट जॉब। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या करता हूं मैं, हर रोज लगभग 50 से 60 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका टेस्ट लेता हूं। तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हो, इसमें से भी आपको कितना लेवल आपका बन चुका है और कितना स्कोर आपका आज अगर टेस्ट देते हो तो कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो इसमें आपको लेवल पता लगेगा। और बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है, सर आता हुआ क्वेश्चन हमें गलत हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है लगातार। अगर आप एग्जाम देते हो, अगर आपके पास मौका नहीं है भाई लगातार, आपने पीछे कितने एग्जाम दिए मायने रखते हैं, एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। तो ये टेस्ट है ना, इसमें आपको एक्सपीरियंस भी होगा भी आप किस लेवल तक अपना टेस्ट देते हो और कितना आपका स्कोर बन रहा है और आते हुए क्वेश्चन कितने हैं जो से आपके गलत हो रहे हैं। क्योंकि हर बच्चा एग्जाम देने के बाद कहता है सर हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए गलत हो गए, लेकिन वही 2 क्वेश्चन के अंदर कंपटीशन होता है और जब फाइनल लिस्ट लगती है तो वही 2 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोकते हैं। तो ये टेस्ट आप जरूर देना, हर रोज 50 क्वेश्चन मिलते हैं। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसकी तरफ हम चलते हैं और आप साथ के साथ क्या करना है, आंसर देना है, मैं पूछूंगा आपसे। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, एक बार देखना आप। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया था। यानी एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया था। कमेंट करके आप बताओ। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए कौन सा रहेगा, उदय भानु हंस, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी श्री लक्ष्मीचंद और ऑप्शन डी चंद्र बरदाई। यानी जो पृथ्वीराज चौहान का इसका लेखन, जो जीवन का लेखन था वो किसने किया था, तो वो किया था ऑप्शन डी रहेगा हमारा सही उत्तर। तो चंद्र बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसका दरबारी कवि था, तो ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। और पृथ्वीराज चौहान की बातें करें ना तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, तराइन के 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 के अंदर। किसके साथ हुआ था, तो गौरी और चौहान का युद्ध हुआ था। इसमें गौरी और चौहान, मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तो ये कहाँ हुआ था, ये तराइन करनाल में हुआ था। दूसरा युद्ध कब होता है, दूसरा युद्ध 1192 के अंदर, ये भी गौरी और चौहान के बीच में हुआ था। पहला युद्ध कौन जीत जाता है, पहला युद्ध चौहान जीत जाता है, गौरी हार जाता है, ठीक है। और दूसरा युद्ध कौन जीतता है, गौरी जीत जाता है। और कौन हार जाता है चौहान हार जाता है। यानी इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी, चंद्र बरदाई ने की थी। और अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें ना तो पृथ्वीराज चौहान ने आशीरगढ़ के किले का निर्माण किया था। आशीरगढ़ का किला कहाँ रहेगा, ये सर जी हाँसी में रहेगा। आशीरगढ़ का किला किसने निर्माण किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। और गोवाना के किले का जिक्र आ जाए ना, गोवाना का किला, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। गोवाना का किला, गोवाना की जलेबी मशहूर रहेगी, हाँसी का पेड़ा मशहूर रहेगा। यानी ये इससे हम रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो आने वाला एग्जाम हमारा अच्छा रहेगा। अगर अब श्री उदय भानु आंसू की उदय भानु हंस की बात करें ना तो इनका संबंध रहेगा हिसार से। उदय भानु हंस का संबंध कहाँ से रहेगा, हिसार से रहेगा। हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि का दर्जा किसे मिला था, उदय भानु हंस को मिला था। उदय भानु हंस को हरियाणा का
प्रथम राजकीय कवि। राजकीय कवि कौन थे? उदयभानु हंस थे। ठीक है, अगर आ जाए आपसे ये पूछ ले जाए हरियाणा के प्रथम उर्दू भाषा के प्रथम राजकीय कवि कौन थे उर्दू भाषा के, तो प्रथम राजकीय कवि कौन थे उर्दू भाषा के? आप कमेंट करके बताओ उर्दू भाषा के प्रथम राजकीय कवि कौन थे? तो अनूप चंद आफ्ताब, अनूप चंद आफ्ताब, ये उर्दू भाषा के प्रथम राजकीय कवि थे। अगर आ जाए प्रथम राजकीय कवि 1967 में किन्हें दर्जा मिला था? श्री उदयभानु हंस को सम्मानित किया गया था। इन्हें रूबाई सम्राट कहा जाता है, रूबाई सम्राट। अगर आ जाए स्वर सम्राट तो वो किसे कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है, जिनका संबंध पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद से रहेगा, लेकिन एचएससी लगभग क्या बांधते हैं? हिसार बांधती है। ठीक है, रूबाई सम्राट किसे कहा जाता है? उदयभानु हंस को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का प्रथम राजकीय कवि, इनका संबंध आ जाए तो कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें तो श्री बाल मुकुंद गुप्त, इनका संबंध कहां रहेगा? गुडियानी गांव, गुडियानी गांव जो कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में, गुडियानी गांव रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। इनकी अगर अखबार पूछ ली जाए, पत्रिका पूछ ली जाए तो अखबार ए चुनार, अखबार ए चुनार लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अखबार चुनार। और कोहिनूर, कोहिनूर किनकी रचना रहेगी? तो बाल मुकुंद गुप्त की रहेगी। एक इनका व्यंग भी था, हास्य व्यंग भी था, शिव शंभु के चिट्ठे, शिव शंभु के चिट्ठे, हास्य व्यंग रचना भी थी, शिव शंभु के चिट्ठे, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला कौन सा रहेगा? श्री लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद की बात करें तो इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा सोनीपत से, प्रसिद्ध सांगी श्री पंडित लक्ष्मीचंद, इनका संबंध कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। ठीक है, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा सोनीपत गांव, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध रहेगा। यानी पहला क्वेश्चन क्या था? किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान का जीवन का लेखन किया था? ठीक है, आप ऑप्शन में क्या था? श्री उदयभानु हंस, श्री बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मीचंद और चंद्रबरदाई। सही ऑप्शन कौन सा था? चंद्रबरदाई था। ठीक है, चंद्रबरदाई बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन आंसर बताए, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से आंसर बन सकते हैं। उदयभानु हंस की बातें की, बाल मुकुंद गुप्त की बातें की, लक्ष्मीचंद की बातें की। इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एक बार पढ़ना। कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? यानी ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? आप एक बार ऑप्शन देखना, फिर कमेंट करना। श्री राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और श्री मनोहर लाल खट्टर। यानी कौन से थे? आप कमेंट करके बताओ तो कौन से थे इनमें? चौधरी देवीलाल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और बाद में क्या बने थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन? चौधरी देवीलाल। अब बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। देवीलाल के बारे में भी पढ़ेंगे, राव वीरेंद्र सिंह के बारे में और चौधरी बंसीलाल के बारे में और मनोहर लाल खट्टर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्री राव वीरेंद्र सिंह की। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम आ जाए ना, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम तो कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह। इनका संबंध आ जाए तो कहां से था? रेवाड़ी से, रेवाड़ी से इनका संबंध। और हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष आ जाए तो वो भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह ही थे। इनकी पार्टी आ जाए, कौन सी पार्टी थी? हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी। यानी आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह। इनका संबंध कहां से था? रेवाड़ी। ठीक है, और इनकी पार्टी क्या थी? हरियाणा विशाल पार्टी इनकी थी। 1967 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात आ जाए ना तो वो इनके शासनकाल में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरे की बात करें ऑप्शन की तो चौधरी बंसीलाल। इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा गोलाखंड भिवानी से। इनका संबंध कहां से रहेगा? भिवानी से। हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बंसीलाल को ही कहा जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? 1970 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंच गई थी। यानी हर गांव में, हर घर में क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंच गई थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और वो इन्हें सम्मानित करने के लिए करनाल आए थे। तो यानी
चौधरी बंसीलाल की बात करें ना तो भिवानी से इनका संबंध रहेगा। और अगर एचएससी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका था सीएम में कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तो चौधरी बंसीलाल का था। हरियाणा का निर्माता, हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बंसीलाल को कहा जाता है। और हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे, तो वो भी बंसीलाल थे। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री आ जाए तो शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो भी बंसीलाल ही थे, ठीक है। और इन्हीं के शासन के दौरान क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर शराबबंदी भी हुई थी और इन्होंने अपनी एक पार्टी अलग बनाई थी। वो कौन सी पार्टी थी, तो हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी किनकी थी, तो ये बंसीलाल की थी। हरियाणा विशाल पार्टी आ जाए ना तो वो राव वीरेंद्र सिंह की। हरियाणा विकास पार्टी आ जाए तो वो किसकी थी, चौधरी बंसीलाल की, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो हमारा सही ऑप्शन था, कौन सा था, चौधरी बंसीलाल। चौधरी देवीलाल यानी ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में हरियाणा के सीएम बने, तो वो कौन थे, तो चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल की बात करें तो इनका संबंध रहेगा चौटाला गांव सिरसा से, चौटाला गांव सिरसा से इनका संबंध रहेगा। लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे, ताऊ कहते थे, ताऊ कहते थे। किंग मेकर किसे कहा जाता है, किंग मेकर चौधरी देवीलाल को कहा जाता है, किंग मेकर भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और ये 1989 में क्या बने थे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री। इनके पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का लेकिन ये बने नहीं, यानी उप प्रधानमंत्री आ जाए तो हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति कौन थे, चौधरी देवीलाल, जो प्रधानमंत्री बने थे। लोग इन्हें प्यार से ताऊ कहते थे, किंग मेकर कहते थे। जननायक की उपाधि किसे मिली थी, तो जननायक की भी उपाधि चौधरी देवीलाल को, जननायक की उपाधि भी चौधरी देवीलाल को मिली थी। अगर आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा, तो वो सिरसा के अंदर रहेगा। क्या रहेगा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, तो वो सिरसा के अंदर रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम ये कहाँ रहेंगे, ये पंचकुला और गुरुग्राम में, पंचकुला और गुरुग्राम में रहेंगे, पंचकुला और गुरुग्राम में ये रहेंगे, ठीक है। यानी चौधरी देवीलाल थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में हरियाणा के क्या बने थे, सीएम बने। अब बात करते हैं अब श्री मनोहर लाल खट्टर की, तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा, इनका संबंध रहेगा रोहतक से, निदाना गांव रोहतक से इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले सीएम थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1954 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर पहले बीजेपी के सीएम कौन थे, श्री मनोहर लाल खट्टर थे। अगर इनका विधानसभा क्षेत्र आ जाए तो वो कौन सा रहेगा, करनाल रहेगा। लेकिन इनका संबंध, इनका जन्म कहाँ हुआ था, निदाना गांव रोहतक में हुआ था। लगातार दूसरी बार ये हरियाणा के सीएम बने हैं, कौन, श्री मनोहर लाल खट्टर। पहले हरियाणा के 3 लाल थे, कौन कौन से थे, चौधरी देवीलाल, फिर बात करें चौधरी बंसीलाल और भजनलाल, चौधरी भजनलाल जिन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। और फिर अब कौन से आगे, चौथे लाल श्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट जरूर करना। अब रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यानी अनंगपुर बांध के बारे में पूछा गया। ऑप्शन कौन सा है, सिरसा, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। तो अनंगपुर बांध एक बार कमेंट करके बताओ अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करो और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो भाई, ठीक है। आपका प्यार ही, आपका सहयोग ही हमारे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और इसी तरह एक्सप्लेन करते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगले जो आपके लिए 50 या 60 दिन नेगेटिव लोगों से लगातार दूर रहो और अपना जो फोकस है अगले 60 दिनों के अंदर अगर आपने अच्छी मेहनत कर लेना तो अच्छी मेहनत करने के बाद आपके अगले जो 60 दिन है ना वो आपके 60 साल काम आएंगे। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो ना तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है, अब लॉकडाउन में सभी को पता लग गया। प्राइवेट जितने भी बिजनेस थे, जितनी भी प्राइवेट नौकरियां थी खत्म हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब थे ना उनके घर में हर महीने सैलरी पक्की आती थी। और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मम्मी पापा का जो खर्चा होता ना वो सरकार का टेंशन होती है। अगर मम्मी पापा को कुछ तकलीफ होती है सरकार की टेंशन, आपको तकलीफ होती है सरकार की टेंशन, आपके बच्चों को तकलीफ होती है तो सरकार
सरकार की टेंशन, यानी इतना गवर्नमेंट जॉब की इतनी वैल्यू हो जाती है। और जो लोग आपको ताना मारते थे ना, उनके लिए तो उनकी तो बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि आपका क्या है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। हाँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में रहेगा? सिरसा, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। तो ये अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। किस नदी के ऊपर है? तो यमुना नदी के ऊपर है। अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। अगर इस बांध की बात करें ना, तो ये आज के समय का नहीं है। ये अनंगपुर द्वितीय, आपने नाम सुना होगा, तोमर वंश का शासक जिसने सूर्यकुंड झील का निर्माण किया था, मयूर झील का, जिसमें आज वर्तमान समय में क्या सूर्यकुंड मेला भरता है फरीदाबाद के अंदर। यानी अनंगपुर द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। अनंगपुर अनंगपाल तोमर वंश से थे, जो अनंगपाल द्वितीय बोलते हैं ना, इन्होंने इसका निर्माण किया था। अनंगपाल तोमर, अनंगपाल द्वितीय भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया था? इस बांध का निर्माण किया था। ठीक है, अब बात करते हैं और बांधों की। तो हरियाणा के अंदर कौन से बांध रहे? घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी पे कौन कौन से बांध रहेंगे? घग्गर नदी के ऊपर कौशल्या बांध कहाँ रहेगा? कौशल्या बांध पंचकुला में। दगराना बांध, दीवान वाला बांध, ये कहाँ रहेंगे? घग्गर नदी के ऊपर। और कौन सा रहेगा? ओट्टू बांध। ओट्टू बांध भी कहाँ रहेगा? घग्गर नदी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी पे अथनीकुंड बैराज, अथनीकुंड बैराज ये कहाँ रहेगा? यमुना नदी पर। ताजे वाला बांध, ताजे वाला बांध भी कहाँ रहेगा? यमुना नदी के ऊपर ही रहेगा। और किसाऊ और रेणुका बांध, किसाऊ और रेणुका बांध ये भी कहाँ है? यमुना नदी के ऊपर रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृष्णा बांध किस जिले के अंदर है, तो कृष्णा बांध रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कृष्णा बांध का रहेगा कुरुक्षेत्र में। कृष्णा बांध का रहेगा कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछ लिया जाए साइबी नदी के ऊपर कौन सा बांध है, कमेंट करके बताओ साइबी नदी पर कौन सा बांध है। तो साइबी नदी पर रहेगा मसानी बांध, रेवाड़ी के अंदर। मसानी बांध रेवाड़ी में। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? तो फरीदाबाद में रहेगा। अनंगपुर बांध है ना, इसका निर्माण किसने किया था? अनंगपाल तोमर द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। अगर पूछ लिया जाए घग्गर नदी पे कौन से बांध रहेंगे? कौशल्या बांध, दगराना बांध, दीवान वाला बांध और ओट्टू बांध किस नदी पर रहेंगे? घग्गर नदी पर। अगर अथनीकुंड बैराज और किसाऊ रेणुका बांध पूछ लिया जाए, ताजे वाला बांध पूछ लिया जाए, ये किस नदी पर रहेंगे? यमुना नदी पर। कृष्णा बांध कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। साइबी नदी पर कौन सा बांध रहेगा? मसानी बांध रहेगा, जो कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन और आंसर बनाते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करके बताया करो भी आपको वीडियो कैसी लग रही है। जो भी आपको अच्छी ना लगे मेरी कही हुई बातें या मेरे कराए हुए क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है जो बच्चा ये बताता है। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। लगातार टेलीग्राम ग्रुप में हर रोज़ टेस्ट बहुत से बच्चे देते हैं, लगभग 1200 बच्चे जुड़े हैं। लेकिन अच्छी बात है, उसमें से 400-500 बच्चे ऐसे एक्टिव है जो हर रोज़ वेट करते हैं भी टेस्ट कब आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में बेंटन समूह की एक शाखा जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान कौन सा है? यानी बेंटन समूह की एक शाखा है। भाई क्या है? बेंटन समूह की एक शाखा है। क्वेश्चन पूछा गया है आपको बुक में, बहुत ही कम चांस है किसी बुक में आपको ये मिले, तो मैं आपको इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बताता हूं आपको। यानी बेंटन समूह की एक शाखा है जो क्या निर्माण करती है? जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है, निर्माण करती है। वह स्थान कहाँ है? तो भिवानी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, पानीपत के अंदर। कमेंट करके बताओ कहाँ पे रहेगा ये। तो आप एक बार कमेंट करो, फिर मैं आपको बताता हूं। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत। तो इसकी जो बेंटन समूह है, इसकी शाखा कहाँ रहेगी? इसकी शाखा रहेगी गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर जो गुरु द्रोणाचार्य को इनाम में, यानी गुरु दीक्षिणा में दिया गया था शहर, महाभारत के समय में कौन सा गांव था? वो गुरुग्राम था। ठीक है, और मसानी देवी का मंदिर आ जाए तो चेचक की माता का मेला कहाँ बढ़ता है? मंदिर भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में ही रहेगा। यानी बेंटन समूह की शाखा कहाँ रहेगी? बेंटन समूह की शाखा तो ये गुरुग्राम के अंदर ही रहेगी। अगर आ जाए आपसे ओरिएंट
क्राफ्ट लिमिटेड, वो भी कहाँ रहेगी, ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड। इसकी शाखा भी कहाँ रहेगी, इसकी शाखा भी गुरुग्राम में रहेगी। डीएलएफ का मुख्यालय आ जाए ना, वो कहाँ रहेगा, डीएलएफ का हेड ऑफिस, तो वो भी गुरुग्राम के अंदर ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ ना 100 विश्व की टॉप कंपनियों, तो में से 90 का लगभग 90% जो कंपनी है ना, उनका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही है। ठीक है, अगर साक्षरता दर की बात करें ना, तो साक्षरता दर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी है, गुरुग्राम की है। और लिंग अनुपात सेक्सुअल रेशियो की बात करें, सबसे कम किसका रहेगा, गुरुग्राम का रहेगा। अब बात करते हैं भिवानी की। भिवानी में क्या है, टेक्सटाइल मिल यानी कपड़ा मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ रहेगा, ये भिवानी के अंदर ही रहेगा। कब बनाया गया था सर जी, तो 1937 में बनाया गया था। कौन सा कपड़ा मिल 1937 में बनाया गया था। यानी कपड़े मिल की बात करें तो कब बनाया गया था, 1937 में बनाया गया था। एक और भी TITS बोलते हैं इसे, TITS, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये 1943 में बनाया गया था। क्या है सर जी, ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, तो ये कहाँ पे रहेगा, ये भिवानी के अंदर ही रहेगा। और कब बनाया गया था, 1943 के अंदर बनाया गया था। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, यानी ये 1943 के अंदर कहाँ बनाया गया था, भिवानी के अंदर बनाया था। कपड़ा मिल आ जाए तो कब बनाई गई थी, 1937 के अंदर। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में क्या रहेगा, स्कोर ट्रैक्टर मशहूर रहेगा। इंजीनियरिंग उद्योग किसके प्रसिद्ध है, फरीदाबाद के स्कोर ट्रैक्टर, स्कोर ट्रैक्टर। आप ये बताओ राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ बनता है, कमेंट करो। राजदूत मोटरसाइकिल भी कहाँ बनता है, राजदूत मोटरसाइकिल, ये भी फरीदाबाद में ही बनता है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा, फरीदाबाद। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा, फरीदाबाद रहेगा। पानीपत की बात करें तो बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं। पेट्रो हब किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं। ठीक है, अगर तेल शुद्ध कारखाना आ जाए वो कहाँ रहेगा, पानीपत के अंदर रहेगा। तेल शुद्ध कारखाना बाहोली गांव में कारखाना, ये 1980 के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया था, 1980 के अंदर। कहाँ बनाया गया था, करनाल में बनाया गया था। लेकिन पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गठन होने के बाद ये कहाँ गया, बाहोली गांव। पानीपत जो बाहोली गांव वो किस डिस्ट्रिक्ट में आ गया, पानीपत में आ गया। तो वर्तमान में कहाँ रहेगा, तेल शोधक कारखाना पानीपत में रहेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या था, हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है जो कपड़े, जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है। वह शाखा कहाँ रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी। बेंटेन समूह ओरिएंट एंड क्राफ्ट लिमिटेड DLF का मुख्यालय कहाँ रहेगा, ये भी गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है, भिवानी की कपड़ा मिल और टेक्सटाइल मिल, जिसे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं, 1943 में बनी हुई भिवानी के अंदर रहेगी। फरीदाबाद के स्कोर ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, इंजीनियरिंग उद्योग किसके प्रसिद्ध है, फरीदाबाद की। पानीपत की बात करें तो बुनकरों का सेल कहते हैं। तेल शोधक कारखाना भी कहाँ रहेगा, पानीपत में रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करो भाई लगातार, और अपने दोस्तों को शेयर करो क्लास से। भगवान से दुआ करूंगा भाई जल्दी आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, मोरनी और टिपरा की श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग होती है। यानी मोरनी और टिपरा की जो श्रेणियां ना, पहाड़ियां ना, उन्हें कौन सी नदी अलग करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कमेंट करके बताओ, यमुना नदी अलग करती है, या सरस्वती नदी अलग करती है, या घग्गर नदी, या मारकंडा नदी। कौन सी नदी अलग करती है, कमेंट करके सभी बताओ। ठीक है, तो यानी कौन सी नदी अलग करती है, तो वो रहेगी हमारी घग्गर नदी है ना। घग्गर नदी, जिसे पाकिस्तान के अंदर क्या बोलते हैं, हाकरा नदी बोलते हैं। ये क्या करती है, मोरनी और टिपरा की जो श्रेणियां हैं इन्हें अलग करती है। घग्गर नदी की बात करें ना, तो ये कहाँ से निकलती है, ये डागसाई नामक स्थान से, डागसाई नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से निकलती है। डागसाई नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ प्रवेश करती है, पंचकुला में कालका, पंचकुला में कालका नामक स्थान से प्रवेश करती है। और मैंने जो कौशल्या बांध बताया, दगराना बांध बताया, दीवानवाला बांध बताया, आपको ये बांध बताया था ना, ओटू बांध, वो किस नदी पर रहेंगे, वो घग्गर नदी पर ही रहेंगे। फिर पंचकुला से ये किस जिले में आती है, तो अंबाला में। अंबाला से फिर ये कुरुक्षेत्र में नहीं आती, फिर कौन से जिले में आती है, ये फिर आती है कैथल में, क्योंकि अंबाला से पंजाब में क्रॉस कर जाती है, फिर कुरुक्षेत्र में नहीं आती, फिर कैथल में आती है। और कैथल के बाद में ये किस में आती है, फतेहाबाद, ना कि जींद में। आपसे ये पूछा जा सकता है भाई जो घग्गर नदी है ये किस जिले में प्रवेश नहीं करती, तो ये किस नदी में जिले में प्रवेश नहीं करती। ये अगर सीमा की बात करें पंजाब के साथ, तो कुरुक्षेत्र और जो मैंने बताया कुरुक्षेत्र और जींद में प्रवेश नहीं करती। फिर फतेहाबाद के बाद में किस में आती है, सिरसा के अंदर। और सिरसा के ओटू नामक स्थान से कहाँ चली जाती है, ये राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान में
चली जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं? अकरा नदी कहते हैं। सरस्वती की नदी की बात करें तो प्राचीन समय में सरस्वती नदी के जो बहने के साक्ष्य वो कहाँ से मिले? मुगला वाले गांव जो यमुनानगर के अंदर है वहाँ से सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य मिले। लेकिन इंडिया जी के इसको नहीं मानती भी सरस्वती नदी थी, लेकिन हरियाणा जी की क्या मानती है? भी सरस्वती नदी थी। ठीक है, यानी जो इसके प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मुगलावली गांव। मुगलावली गांव कहाँ रहेगा? ये यमुनानगर के अंदर रहेगा मुगलावली गांव। ठीक है, यहाँ से इसके बहने के साक्ष्य मिले। लेकिन इंडिया जी के इसको नहीं मानती भी सरस्वती नदी थी, लेकिन हरियाणा जी के मानती है। सरस्वती नदी की बात करें तो महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? तो वो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। और किसने लिखा था महाभारत? तो वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास ने संकलन किया था और श्री गणेश ने क्या किया था? इसकी रचना की थी। ठीक है, यानी जो सरस्वती नदी है ना, ये बात करूँ ना तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी निकलती है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी रहेगी? ये घग्गर की सहायक नदी कहा जाता है। घग्गर की सहायक नदी है कौन सी है? सरस्वती नदी है। फिर बात करें अगर यमुना नदी की, तो यमुनोत्री नामक स्थान से हर की दुम से उत्तराखंड की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? हिमाचल की पहाड़ियों से हर की दुम से, गढ़वाल हिमालय से पूछा जा सकता है, तो कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। ठीक है, हर की दुम से यमुना, ये यमराज की बहन किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहा जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हर की दुम से। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ यमुना नदी क्यों इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के साथ में, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। कमेंट करके बताओ यमुना नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरियाणा की बात करती है कहाँ प्रवेश करी? ताजावाला नामक स्थान यमुनानगर में। और फिर कौन से जिले में आती है यमुनानगर से? ये करनाल में। करनाल से फिर पानीपत में, और पानीपत से कहाँ आती है? ये सोनीपत में। और सोनीपत से दिल्ली में आने के बाद ये कहाँ चली जाती है? आगे फरीदाबाद। फरीदाबाद, और फरीदाबाद से कहाँ आती है? पलवल में। और पलवल के असनपुर नामक स्थान से ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ 320 किलोमीटर की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो यमुना नदी बनाती है। मारकंडा नदी की बात करें तो प्राचीन नाम मारकंडा नदी का क्या रहेगा? अरुणा। प्राचीन नाम क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? धरतीधर नामक स्थान से निकलती है, नान के पास हिमाचल प्रदेश में। यानी मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? अरुणा नदी रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? कमेंट करके बताओ। यानी राजा हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर राजा हर्षवर्धन ने 7वीं जो शताब्दी थी यानी 7वीं ईस्वी में अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ स्थापित की थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? पेवा। पेवा भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेसर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, लाडवा की बात करें तो लाडवा भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। यानी इनमें से कोई नहीं, तो ये कहाँ पे रहेगा? ये पूछा गया है। तो यानी जो 7वीं ईस्वी में कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाराजा हर्षवर्धन ने क्या किया था? अपनी राजधानी स्थापित की थी। कमेंट करके बताओ कहाँ रहेगा? तो कहाँ स्थापित की? तो थानेसर के अंदर अपनी राजधानी बनाया था। किसने? हर्षवर्धन ने थानेसर के अंदर। प्राचीन नाम आ जाएगा थानेसर का, प्राचीन नाम तो स्थानेश्वर। स्थानेश्वर रहेगा। ठीक है, स्थानेश्वर प्राचीन नाम रहेगा। और थानेसर को क्या कहते हैं? मुगलों का द्वीप। मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को ही कहा जाता है। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। अगर दूसरी राजधानी आ जाए तो महाराजा हर्षवर्धन की कौन सी थी? तो कन्नौज। दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज। और जो थानेसर के अंदर जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? शिव मंदिर। तो पुष्यभूति ने शिव मंदिर का निर्माण किया था। हर्षवर्धन की बात करें तो किस वंश से था? तो ये पुष्यभूति वंश से ही था। अगर पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम आ जाए तो वो कौन सा था? वर्धन वंश। दूसरा नाम वर्धन वंश पूछा गया जेईई के एग्जाम में, वर्धन वंश रहेगा। अब बात करता हूँ हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि भी रहते थे, उनका नाम क्या है? कमेंट करके आप बताओ। तो उनका नाम क्या रहेगा? कमेंट करो भाई क्या रहेगा? तो उनका नाम है बाण भट्ट। बाण भट्ट। इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना थी हरिश्चरित। हरिश्चरित और हरिश्चरित और कादम्बरी। कादम्बरी किनकी रचना थी? तो बाण भट्ट की रचना थी। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक थे, तो इनकी रचना कौन सी रहेगी? रत्नावली।
रत्नावली प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये किनकी रचना रहेगी? ये हर्षवर्धन की रचना रहेगी। यानी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर अपनी राजधानी किसे बनाया था? थानेसर को बनाया था। थानेसर का प्राचीन नाम था ऐश्वर। दूसरी राजधानी इनकी कौन सी रहेगी? कन्नौज। मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को कहा जाता है। शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। कहाँ पे? थानेसर के अंदर। पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ठीक है। बाण भट्ट की रचना कौन सी रहेगी? किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन की रचना रहेगी हरिश्चरित और कादम्बरी। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रहेगी। अब बात करते हैं पेवा की। तो पेवा की बात करें ना, इसका प्राचीन नाम पृथ्वीदत्त था। पृथ्वीदत्त प्राचीन नाम क्या रहेगा? पृथ्वीदत्त इसका प्राचीन नाम रहेगा। किसका? पेवा का पृथ्वीदत्त प्राचीन नाम रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेवा ना, ये इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया कहा जाता है। पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। बात करें ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था? राजा पृथु ने अपने पिता वेणु को क्या किया था? जल अर्पण किया था। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु को क्या किया था? जल अर्पण किया था। और पेवा की बात करें ना, तो पितरों को जो श्राद्ध के महीने में जो भोजन दिया जाता ना, पितरों को कहते हैं ना, पितरों को श्राद्ध के अंदर जो भोजन दिया जाता है वो सबसे यानी कहाँ दिया जाता है? तो पेवा के अंदर ही दिया जाता है। पांडु पिंडारा तीर्थ आ जाए वो कहाँ रहेगा? वो जींद के अंदर रहेगा, जहाँ पर पांडुओं ने अपने जो पूर्वज थे उनको पिंडदान दिया था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लाडवा। लाडवा की बात करें तो लाडवा का विद्रोह हुआ था लाडवा का विद्रोह। कमेंट करके बताओ कब हुआ था लाडवा का विद्रोह? जिसने अजीत सिंह ने क्या किया था? अजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। एक बार कमेंट करके बताओ लाडवा का विद्रोह कब हुआ था। ठीक है। जो लाडवा का विद्रोह हुआ था ना, इसमें अजीत सिंह को क्या था? अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके सहारनपुर यूपी के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया था और नजरबंद कर दिया था। किसको? अजीत सिंह को। बाद में कहते हैं जो सिख आंगला, प्रथम आंगला और सिख जो युद्ध हुआ था ना, उसके दौरान फायदा उठा के अजीत सिंह वहां से फरार हो गए थे। बाद में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उनकी जो रियासत थी लाडवा रियासत, वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी। यानी 1857 की क्रांति से पहले ये विद्रोह हुआ था। 1845 के अंदर, 1845 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। ये मत समझना 5 या 6 क्वेश्चन है, लेकिन इनसे रिलेट करके हमने कितने क्वेश्चन किए हैं वो समझना। इसी तरह ये ऐसे मैं सीरीज आपके लिए लेता हूँ, लगातार कंटिन्यू लेके आऊँगा। आपका प्यार बना रहे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और आज सभी बच्चे अपना ये जो वीडियो है ना स्टेटस लगाएंगे, तो इसी तरह हर रोज़ आपके लिए क्लास मैं लेके आऊँगा और टॉपिक के अकॉर्डिंग भी जल्दी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा बिजी इतना था मैं लगातार आपको क्लास नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था भी आपको लगातार 2 क्लास देता रहूँगा, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैं आपको ये क्लास नहीं दे पाया। अब रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। स्पेशली जो जीएनएम स्टाफ है ना, उनके लिए स्पेशल क्लास रहेगी, क्योंकि उनका 20 दिन के बाद में एग्जाम है। और सभी बच्चे क्या है, बहुत कम बच्चे जीएनएम वाले होते हैं, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह से होता है, जनरल नॉलेज से, तो क्योंकि उनका मेडिकल लाइन होती है। तो आप लगातार जुड़े रहिए, आपको लगातार क्लास मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा भाई लगातार घर पे पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, क्योंकि एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को बताना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। टेस्ट हर रोज़ देना, आपका लेवल का पता लगेगा किस तरीके से आपने पढ़ाई की और कितना आपका लेवल आया हुआ है। क्योंकि आपने 1 साल चेक पढ़ाई की है और जब एग्ज़ाम में बैठे और आपको वो टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का एक्सपीरियंस ना होना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि 1 साल आपने मेहनत की है, तो वो आप एक्सपीरियंस आप कहाँ से ले सकते हो? वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। आपका प्यार और आपका सहयोग बना रहे, आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही क्लासें लेके आएगा। तो आज का क्लास का यहीं समापन करते हैं। कैसी क्लास लगी कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।